तो मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, आपका शुक्रिया। एक मरतबा फिर लाहौर के बाद हम मैरीलैंड में बैठे हैं, वाशिंगटन के करीब बैठे हैं, और बात अब जब हो रही है तो आप उस कॉज में कामयाब हो चुके हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए आपने एक कलम 2016 में उठाया था। 2024 में हम देख रहे हैं कि वो एक मरतबा फिर अपनी मंजिल की तरफ आप पहुंचे। सरदार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के बाद जाहिर है वहां आप हमारे मेहमान थे, यहाँ हम आपके पास आए हैं, तो इसी तरीके से जो है वो मोहब्बतों का सिलसिला रहना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी और फिर हम लोगों के दरमियान भी। तारड़ साहब, इब्तिदा आप ही कीजिएगा सर। एक बहुत बड़ा मार्का डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अमेरिका की तारीख बदलने का एक मामला किया है, लेकिन इसमें एक सवाल पाकिस्तान में भी किया जा रहा है, दुनिया भर में भी किया जा रहा है कि इंतकाल इक़्तिदार की तरफ जब हम जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ जो केसेस थे, क्या वो रास्ते का पत्थर बनेंगे? कहीं उनको मुश्किलात होंगी? अगर वो अपने आप को खुद माफ कर लेते हैं जिस तरीके से उनको इख्तियार होगा सदर बनने के बाद, तो क्या अमेरिका के अंदर ये एक ऐसी नजीर नहीं होगी कि जो आईन और कानून से हटकर हो? क्योंकि हम तो समझते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर जो है वो जो भी चीज होगी, जो भी काम होगा वो मेरिट के ऊपर होगा। तो क्या ये मेरिट की पामाली नहीं होगी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने ही केसेस खत्म कर लेते हैं कि जैसा कि बताया जा रहा है, कहा जा रहा है? नहीं, देखिए, आपके देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप को पार्डन नहीं कर सकते। उनको फेडरल जो केसेस हैं वो सिटिंग प्रेसिडेंट जो भी जानते हैं, इसलिए आपकी बात को हम ज्यादा अहमियत देंगे। और दूसरी जो उनके ऊपर एक फेलनी है वो न्यूयॉर्क स्टेट की है, उसको गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क ही उसको पार्डन कर सकते हैं। और इस वक्त राइट नाउ जो स्पेशल काउंसिल है जैक स्मिथ, ही इज ऑलरेडी टॉकिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट जो है वो किस तरीके से। यहां पे ये भी बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं पहला ऑर्डर जिस दिन मैं ओथ लूंगा सबसे पहले जैक स्मिथ को फायर कर लूंगा। अच्छा, तो वो पहले ही इस चीज की तैयारियां कर रहे हैं, केसेस को वो नैरो डाउन करके अपनी चीजें उनको ये तारड़ साहब, ये इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी कि आप पूरे लीगल सिस्टम को जो है वो तहस नहस करें इस बुनियाद पे कि उन्होंने उनके खिलाफ केसेस क्यों बनाए? नहीं, देखें, क्योंकि इंतकामी उन्होंने ये केसेस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मैं हमेशा एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि मर्जी की अपनी स्टेट में मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के प्रोसिक्यूटर, मर्जी के जज, और ऐसे केसेस में जिनका कोई बुनियाद ही नहीं है। वो एक शेर है पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, यकीन था हमारा कसूर ही निकलेगा। बिल्कुल। लेकिन तारड़ साहब, जब हम इसको पाकिस्तान से वो करेंगे, मैच करेंगे सारी सूरत को, तो फिर तो जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है वो भी फिर दुरुस्त मालूम होता है कि जहां वो कहते हैं कि जी मेरे ऊपर जो है एक दिन में 250 केसेस हुए। फिर तो पाकिस्तान की अगर तारीख देखी जाए तो वहां तो भुट्टो साहब के दौर में भैंस चोरी का मुकदमा, मुखालफिन को गायब कराना, उनके ऊपर केसेस करना, उनको नाअहल कराना, ये तो पाकिस्तान में एक बिल्कुल आम सी सूरत हाल है। तो यही सूरत क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका के अंदर भी पेश आई कि आप कहते हैं कि उनके ऊपर झूठे केसेस हैं? बिल्कुल, उसकी मिसाल ये मैं दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 3 साल कुछ नहीं हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 3 साल सोया रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन सोया रहा है, FBI सोई रही है। यहां एक मिसाल और भी दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की रिहाइश पे मारा-लागो पे FBI ने रेड किया कि आप जो है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट साथ ले गए। हाँ, बिल्कुल। 100 से ज्यादा FBI वाले हम तो बल्कि इसको पाकिस्तान में साइफर के साथ मैच कर रहे थे। लेकिन जो दूसरी तरफ जब जो बाइडन है, उनके गराज में उनकी एक फोर्ड मस्टैंग थी, उसमें वो डॉक्यूमेंट मौजूद थे, लेकिन उस पे FBI की स्टेट उनका लेकिन वो तो इनकम्बेंट थे ना, वो तो उसमें थे। नहीं, उनके पास जब वो सेनेट में थे उस वक्त के पेपर्स उनकी बेसमेंट में मौजूद थे, लेकिन वहां पे FBI का स्टैंडर्ड कुछ और था। और फिर उसके बाद एक और बात है कि न्यूयॉर्क में जो प्रोसिक्यूटर थी, जो अटॉर्नी जनरल थी, वो अपनी कैंपेन में, इस इलेक्टेड पोजीशन, अपनी कैंपेन, सियासी कैंपेन के अंदर लोगों से वो वादे करती रही थी कि मुझे आप वोट देंगे तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को अदालतों में घसीटूंगी। तो इससे वो नजर आता है कि उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव मौजूद था। तो ये सारे केसेस हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करना वो भी ज्यादती होगी, क्योंकि आपका जो जुडिशियल इंडेक्स में आपकी अदालतों का नंबर जो है वो बहुत नीचे है। तो यानी कि आप समझते हैं कि यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ का जो निज़ाम इंसाफ है, वो इतना मैच्योर है कि वो डील कर सकता है उन तमाम मामला से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को दरपेश होंगे? आज मैं आपकी जुडिशरी के बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ता रहता हूं, जब भी आज मेरी नजर से ये ऐसा गुजरे हैं कुछ केसेस। आप तो वकील इब्ने वकील हैं। मैं तो वकील इब्ने वकील, अब बल्कि माय सन इज अ लॉयर हियर। तो आप तो नस्ल जो है वो कानून जानते हैं। 1964 का केस अभी एक आपकी हिस्टोरिकली स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट।
सर ये तो आप फिर भी 64 बता रहे हैं, 47 का भी कोई ना कोई होगा, हम निकालेंगे। 64 की साइटेशन तो आपके पास आ गई है ना। मैं जरा सरदार साहब को भी जो है वो दोबारा इनकॉर्पोरेट करूं। सरदार साहब, हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा ये मौका है कि जब ट्रंप ने आने के बाद फोन किया है मोदी जी को, और उनको जो है वो या फोन किया या फोन रिसीव किया, जो भी उनके फोन में गुफ्तगू हुई है, तो आप आने वाले वक्तों के अंदर खित्ते के लिए कितना इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं कि जब हिंदुस्तान, जाहिर है कि बर सगीर के किसी मुल्क को इम्पोर्टेंस मिले तो हम कम से कम उसमें अपना थोड़ा बहुत शेयर जरूर समझते हैं बीइंग पाकिस्तानी। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में जो हमारा खित्ता है बर सगीर पाको हिंद है, उसके साथ अमेरिका के रिलेशंस बेहतर होंगे, और आप कैसा फील कर रहे हैं ट्रंप के जीतने के बाद, ये भी जरा बताइएगा। सबसे पहले तो फवाद, आपका अमेरिका में हम स्वागत करते हैं। आप आए और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि आज आप यहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा साउथ एशियन कम्युनिटी एक्साइटेड है प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से। आपने देखा ही था उस दिन सड़क पे भंगड़े डले, मैं दिखाता भी हूँ, और उसमें सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं, हमारी इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, हम लोग सब इकट्ठे होके उस दिन भंगड़े डाले। तो बहुत जसदीप साहब उसमें एक जूइश भी थे, बिल्कुल उस दिन हमारे साथ एक जूइश भी थे, जो जिन्होंने की मुस्लिम जूइश यूनिटी की बात करी वहां पे, और बहुत ही एक अच्छा माहौल था, हर कोई एक्साइटेड है। और जहां तक आपने खित्ते की सवाल करी है, उसमें बहुत ही पॉजिटिव है। वैसे तो मुल्कों की रिलेशनशिप्स होती है, ना कि कोई नया प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए, पर ये देखने में आया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले 4 साल में फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल जीरो थी। इस करके कई मुल्कों से उनके रिलेशनशिप्स वो नहीं रहे जो थे पहले। और जो मैसेजेस आए प्रेसिडेंट ट्रंप को, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट का मैसेज आया, नेतन्याहू का मैसेज आया, इवन नेटो के प्रेसिडेंट का जो मैसेज आया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जहां आपकी रिलेशनशिप छोड़ी थी वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव है। और जब डोनाल्ड ट्रंप पहले भी थे, उनके मोदी से भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, और उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान से भी रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए। और उन्होंने उस टाइम ये जो बात करी थी पीस की भारत और पाकिस्तान के बीच, और मैं समझता हूँ कि अब शायद और अच्छा टाइम आ गया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये उस रीजन में पीस की बात दोबारा से लागू करें। अच्छा सरदार जी, जब आप उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह, मुझे खुशी इस बात की होती है, उर्दू कह लें हिंदी कह लें, लेकिन सरदार जी की अदायगी, उनका गुफ्तगू का अंदाज माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। प्यार की चाशनी होती, प्यार की चाशनी होती है। और पहले भी सरदार जी जो आप जुमले कहे थे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान मेरा दिल है, बिल्कुल हिंदुस्तान मेरी जान है, वो पाकिस्तान में यकीन करें, मैं सोशल मीडिया के स्टैट्स देख रहा था, वो बहुत अप्रिशिएट किए गए थे, हम आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं इस पे। साजिद भाई, मैं सरदार साहब के पास भी यही सवाल लेके आऊंगा। सरदार जी, जो सवाल मैं साजिद भाई से कर रहा हूँ आपसे भी करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप इंतकाम लेंगे अपने सियासी मुखालफिन से, क्योंकि हम तो इंतकाम लेने की एक ऐसी हिस्ट्री देख चुके हैं पाकिस्तान में, कभी नैब के जरिए, कभी सैफ उर रहमान साहब के जरिए, कभी किसके जरिए, कभी किसके जरिए, कभी किसी की जबान कट गई, कभी किसी को छितर लगवा दिए, कभी किसी को जो है वो जेल में डलवा दिया, कभी किसी के ऊपर 200-250 केसेस कर दिए। ये पाकिस्तान में एक नॉर्मल है। तो जो सूरत-ए-हाल हीटअप डिबेट्स यहाँ पर होती रही, जिस तरीके से हमने देखा कि कमला हैरिस की पूरी कैंपेन इस बात पर जो मुनस्सर कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं जीतने देना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर आ गया तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, अमेरिका का सिस्टम तबाह हो जाएगा, पॉलिटिकल मामला तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एग्जिट स्पीच बहुत अच्छी की है, जो वेलकमिंग स्पीच है। लेकिन हमने ये देखा कि कमला हैरिस की पूरी कैंपेन इस बात पर डिपेंड करती थी कि ट्रंप को नहीं आने दें, बस यही मेरा मंशूर है, यही मेरी पॉलिसी है, कोई ऐसी चीजें इसके अलावा उन्होंने नहीं की। तो इंतकाम किस हद तक ट्रंप लेंगे सर? देखिए, इंतकाम मैं समझता हूं कि डोनाल्ड इस वक्त जो ट्रंप 2.0 होगा, जो सेकंड टर्म है, इसकी कई सिग्निफिकेंस मौजूद है। एक तो इस वक्त जंगें नहीं थी, उस वक्त इतने 21 मिलियन इमिग्रेंट्स नहीं थे। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास मजीद 4 साल नहीं होंगे, ये एक 4 साल आज भी जो उन्होंने विक्ट्री, एज उनकी खत्म हो जाएगी, नहीं एक टर्म, क्योंकि एक टर्म पहले उन्होंने कर लिया, एक टर्म रहेगी, मतलब ये कोई आईनी इसका, क्योंकि 2 टर्म्स। अब उसमें जो होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो विक्ट्री स्पीच भी दी है, उन्होंने यूनिटी की बात की, और मेरे ख्याल में आज जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी आज उनसे कॉल करके तो ट्रांजिशन के बारे में बात हुई, और यहां पे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन वुड लाइक टू यूनाइट देम अपनी लेगेसी की खातर, और मेरे ख्याल में कुछ चेंजेस आएंगी, क्योंकि कंट्री बहुत डिवाइडेड है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा रिबट भी करना चाहूंगा। मुबारकबादों की बातें हो रही थी, तो भाई कैटेगरी नंबर 804 ने भी तो मुबारक की ट्वीट कर दी है। हाँ, तो ठीक है, वो भी सही समझते हैं इस बात सही। और दूसरा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट कर दी हो अभी, और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी मुबारकबाद कर दी है। यहां पे एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा
ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी जिसका इम्पैक्ट भारत पर होगा, जिसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर होगा। मैं बताना चाहूंगा कि और पाकिस्तान मैं साजिद साहब इसके ऊपर थोड़ा तफसील से आपसे बात ना कर लूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि मुआशी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक कारोबारी आदमी है और उनके साथ एक बड़े ज़हीन किस्म के आदमी, टेस्ला के मालिक इलान मस्क हैं, वो भी मौजूद हैं। तो उस मौके पे उनको कैसे माशी तौर पे वेलकम किया गया है, स्टॉक मार्केट्स क्या कह रही हैं, जो एक्सपेक्टेशन है जो माशी पंडित हैं उनकी क्या है, और माशी एतबार से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी। शायद तारिक साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, लेकिन ब्रेक के बाद जरा तफसील से इसका जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका किस तरीके से तब्दील होगा और खास तौर पे माशी तौर पे दुनिया के अंदर किस तरीके की इस्लाहात आ सकती हैं या किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। साजिद साहब, आप बता रहे थे कि जो वो मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका प्रमोट करेगा, तो अगर हम सिर्फ मईशत की बात करें और फिर मईशत में पाकिस्तान के एंगल को भी उसके अंदर हम जो है वो थोड़ा सा एड ऑन कर लें कि पाकिस्तान डिपेंडेंट है बहुत हद तक इस वक्त तक कम से कम IMF के ऊपर। तो IMF के पैकेज के लिए सपोर्ट मिलती रही है अमेरिकन एम्बेसी की, अमेरिकन एम्बेसडर की, और जाहिर है कि वो अमेरिकन हुकूमत की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए वैसी ही सपोर्ट रखेंगे या आपको लगता है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना इन सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा और माशी एतबार से हम आगे सख्त वक्त देखने वाले हैं? नहीं, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ऐसा कोई रैपिड या ऐसा कोई सडन सरप्राइज पाकिस्तान को नहीं देंगे जिससे पाकिस्तान मजीद डिस्टेबल हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि ईरान का क्या फैक्टर होगा। ईरान पे सैंक्शंस दोबारा सख्त की जाएंगी और दो चीजें, इस वक्त ईरान से तेल भारत भी ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, और दूसरा चाबहार का जो कॉन्ट्रैक्ट है ईरान के साथ उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन का मुआहदा है जो कि उसके केस भी चल रहे हैं क्योंकि ईरान ने वो पाइपलाइन बना ली है, पाकिस्तान ने नहीं बनाई। पाकिस्तान को एक एक्सक्यूज मिल जाएगा फिर दोबारा कि हमने वो सैंक्शंस की वजह से नहीं बना पा रहे, तो ये इंपैक्ट आएगा। दूसरा, जब चाइना का पेट्रोल रुकेगा ईरान से तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, प्रोडक्ट महंगी होगी, तो दुनिया के ऊपर बार्टर सिस्टम नहीं कर लेगा चाइना और ईरान आपस में? नहीं, पहले वो सैंक्शंस जो थी वो सख्त थी बहुत ज्यादा और सैंक्शंस दे वर वर्किंग। यहाँ पे अमेरिका के अंदर ये भी बात हो रही है कि इसको प्रोटेक्शनिज्म है, इससे इंपैक्ट होगा सारी दुनिया का, लेकिन एक टाइम आ चुका है। आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं रुक जाएगी कि जब आप अपनी इंपोर्ट्स को रोक देंगे? नहीं, इस वक्त जरूरी है एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज की जाए, दूसरा अमेरिका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाए। इस वक्त ग्लोबलाइजेशन का आइडिया है, उसको कुछ देर के लिए पास करना होगा, हाइबरनेशन में जाना होगा, करेंगे ट्रंप साहब ऐसे? करेंगे। या ये आप समझते हैं कि ये ट्रंप साहब की पॉलिसी होनी चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने 1.0 पिछले दौर में भी बार बार इस चीज का इजहार करते थे कि आप लगवाडिया एयरपोर्ट की हालत देख लें, आप ये देख लें, वो देख लें, और ही इज अ बिल्डर हिमसेल्फ, ही इज अ बिल्डर। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो एक खुद जो बिल्डर है उन्हें पता है कि किस तरह बिल्ड करना है अमेरिका को, तो मेरे ख्याल में अमेरिका विल बी ग्लोरियस अगेन। अच्छा जसी जी, लोकली जो है वो बिजनेस के हवाले से अगर बात करें तो डेमोक्रेट्स का बिजनेस के हवाले से जो तरीका था या पूरा एजेंडा था वो कितना इम्पैक्टफुल था और उसने कितना फायदा पहुंचाया अमेरिका को, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लोकली जो है वो अमेरिका में आप क्या समझते हैं कि सब तक तब्दीली आनी है, ग्रो करना है, स्लो डाउन हो जाना है इकोनॉमी ने, क्या करना है, क्या पॉलिसीज होती है? नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़नी है। आप देख ही रहे हैं कि कितनी एक्साइटमेंट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल आज भी ऊपर गई, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। और जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसी थी वो ये थी कि ये बिजनेसेस को चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, ये उनको टैक्स इतना कर रहे थे कि उनका बिल्कुल गला घोटने की स्थिति में ले आए थे उनको। और जो बिजनेसेस हैं ये जब तक आप, अब जो ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किए कि मैं ओवर टाइम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा, मैं जितनी वेटर्स को, जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो टिप्स मिलती हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, इससे इकोनॉमी एकदम फ्यूल होगी। इससे लोगों में वो स्पेंडिंग की और जिसको कहते हैं ना एक ताकत आती है, ख्वाहिश बढ़ती है, और उससे इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी। और अमेरिका ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहली चीज कही कि जिस दिन मैं ऑफिस में आया मैंने तेल निकालना, उसी दिन ड्रिल बेबी ड्रिल शुरू हो जाना है। अमेरिका ने तेल प्रोडक्शन वापस कर जानी है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिस में से गए थे उस टाइम अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री था, सऊदी अरेबिया से भी बड़ा, और एकदम से इसको आते ही बाइडेन ने एक झटके में इसे बंद कर दिया था, जिसका की फायदा ईरान को, रशिया को मिला है।
पर इसमें जब अमेरिका दोबारा से मार्केट में आएगा, क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से इकदाम थे कि जिसकी वजह से डेमोक्रेट्स इस बुरी तरीके से हारे कि ट्रंप को अच्छी खासी अक्सरियत मिली और हर तरह से अक्सरियत जी मिली? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी तो इन्फ्लेशन, सबसे बड़ी जब किसी इन्फ्लेशन के खिलाफ रिएक्शन है ये आपकी, अगर जब जेब पे ये असर होता है, जब आपकी बाइंग पावर कट जाती है, जब आज आपकी खाने के टेबल पे चिकन की जगह जब छोले आ जाते हैं और आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते चिकन को, तब लोग कहते हैं ये क्या हो गया। उस टाइम ये जो दूसरे मुद्दे होते हैं अबॉर्शन के और राइट्स के, और ये मुद्दे फिर बड़े पीछे चले जाते हैं। ये मुद्दे जब ही आते हैं जब आदमी का पेट भरा हो, जब जेब में 4 पैसे हो, फिर ये दूसरी चीजों के बारे में सोचता है। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अबॉर्शन की और राइट्स की, तो डेमोक्रेट्स इसको बहुत ज्यादा जो है वो प्रोटेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा फ्लरिश उनके दौर में ये सारा काम किया। रिपब्लिकन ज़ाहिर कंजर्वेटिव हैं, तो आपको लगता है कि वैल्यूज जो हैं सोसाइटी की वो दोबारा से बहाल होंगी और प्रोग्रेस के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे नहीं आएगा? बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल कंजर्वेटिव पार्टी है रिपब्लिकन, पर कोई भी सोसाइटी में एक जो सेंटर पॉइंट होता है वो बहुत जरूरी होता है। अभी अमेरिका एक्सट्रीम लेफ्ट में, हर चीज की एक्सट्रीम, अब एक्सट्रीम लेफ्ट भी बुरा है, एक्सट्रीम राइट भी बुरा है। अभी एक्सट्रीम लेफ्ट में थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, एनलाइटन होना चाहिए, थोड़ा सी करेक्शन चाहिए ताकि सेंटर में चीजें आ जाए, ताकि हम किसी के खिलाफ भी ना हो। आज उनके अपने राइट्स हैं, वो अपनी जिंदगी जिए, ठीक है, पर हर बंदे को अपना है, पर ये भी ना होए कि एक आदमी औरतों की टीम में जाके कम्पीट करना शुरू करे। रियासत उनको इनकरेज करे। तारड़ साहब देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक आपका राइट है, एक ये है कि उस राइट के लिए जबरदस्ती आपको जो है राइट बनाया जाए कि आप जो है वो रियासत उसको इनकरेज करे। तो हकूक की बात तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो है वो कोई मशरकी अफ्रीका का कोई मुल्क हो, हकूक तो हम सब जगह, जब बीइंग एक ह्यूमन, एक समझदार आदमी, हर बंदा ये ख्वाहिश करता है कि हकूक सबके हों। लेकिन राइट कंजर्वेटिव होने की वजह से रिपब्लिकन सोसाइटी में क्या चेंज लेके आ सकेंगे अमेरिका की? देखें, सबसे पहले तो जो चेंज आएगी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो स्टेटों को वापस दिया जाएगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि किस एक जबरदस्ती, इसकी मिसाल वर्जीनिया के अंदर मौजूद है। पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशंस की मीटिंग में एफबीआई आके पेरेंट्स को अरेस्ट करती थी। पेरेंट्स को ये राइट्स नहीं दिए जाते थे कि वो पूछ सकें कि हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। अच्छा, इस हद तक आगे जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को फेथ बेस्ड चीजें होंगी, फेथ को प्रमोट किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप सब अक्सर इस्तेमाल लफ्ज करते, बल्कि उन्होंने विक्ट्री स्पीच में भी कहा कि शायद मुझे खुदा ने जिंदगी मेरी इसलिए बचाई है कि मैंने अमेरिका को बचाया। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी मजलूमियत का वोट पड़ा है, जैसा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में डेफिनेटली लाशों का? देखिए, पहली दफा ये हुआ है कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर 2 कातलाना हमले, और एक कातलाना हमला तो 150 यार्ड से हुआ। साहब के भाई के ऊपर भी नहीं हुआ था वो, लेकिन देखिए उसको वो 60s में हुआ, अभी रिसेंटली। और इससे नजर आता है कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट किस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड है और उन्होंने किस तरीके से अपने फराइज अंजाम नहीं दिए। तो अब आप आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका को प्रोग्रेस करता हुआ देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको वापस किसी चीज की तरफ ले जाएंगे? क्या करेंगे आने वाले दिनों के अंदर? देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मसाइल हैं वो अब अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से, चाहे वो फॉल ऑफ काबुल हो और उसका फायदा रशिया ने उठा के यूक्रेन वार शुरू की हो, चाहे बीबी नेतन्याहू ने उसका फायदा उठा के 45,000 मुसलमानों को का कत्लेआम हो, चाहे इस पे यूक्रेन के ऊपर चाइनीज जो दंतनाते फिर रहे हैं, बैलेंस खराब हो चुका है, एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है जिसको चाइना और रशिया फिल कर रहा है। एससीओ हो रहा है, ब्रिक्स हो रहा है, अपने फाइनेंशियल सिस्टम बनाए जा रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट शुरू। ये सारी चीजें सिर्फ वीक बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह थी। तो मेरे ख्याल में वो रिस्टोर करेंगे, दुनिया में अमन आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो मेरे ख्याल में द होल वर्ल्ड विल बी a beneficiary of Donald Trump। मैं एक बड़ा अहम सवाल आप दोनों पैनलिस्ट की तरफ छोड़ के जा रहा हूं कि 2016 का ट्रंप 2024 में किस तरीके से मुख्तलिफ होगा। और 2016 की जब हम बात करते हैं तो शायद तारड़ साहब और जसी साहब, ये दोनों हमारे जो दोस्त हैं, इनकी एक खास सिग्निफिकेंस है। वो ये कि इन्होंने उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया कि जब डोनाल्ड ट्रंप को इनकी जरूरत नहीं थी। अब तो जाहिर है कि हम देख रहे हैं कि मिशिगन में जाकर डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों की हिमायत भी मांग रहे हैं, उनकी हिमायत में शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने की बात भी कर रहे हैं, और उन्होंने मुसलमानों को पैगाम भी दिया
कि अगर आप मेरी हिमायत करेंगे तो मैं मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने का बायस या सबब बन सकता हूँ। और दूसरी जानिब हमने देखा कि दिवाली के मौके पे उन्होंने हिंदू बरादरी को मुबारकबाद भी दी और उसके हवाले से जो नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। तो इसका मतलब यह है कि 2016 में जो तारड़ साहब आपने बात शुरू की थी, जस्सी साहब आपने बात शुरू की थी कि 6 फॉर ट्रंप और मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, वो शायद अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ चुकी है, क्योंकि 2016 की कैंपेन में हमने देखा था कि उनको इन दोनों चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। तो सवाल यही हम छोड़ के जा रहे हैं दोनों पैनलिस्ट के सामने। ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे कि इन दोनों अदवार का अगर मवाजना करें, एक दौर गुजर चुका और एक दौर हम जब एक्सपेक्ट करें, तो हम क्या तब्दीली आते हुए देखते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद डॉक्टर जसदीप सिंह जस्सी मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को थोड़ा खत्म की तरफ लेके जाएंगे, कंक्लूड करेंगे डिस्कशन को। डॉक्टर साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, और उनके दरमियान में मैं एक मॉडरेशन का किरदार भी अदा कर रहा हूँ। हालांकि दोनों बड़े पुराने दोस्त हैं और बड़ा मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, मुल्कों को अमन और शांति की बात भी करते हैं। साजिद साहब, सवाल ब्रेक से पहले मैं आपके लिए छोड़कर गया था कि 2016 का ट्रंप जो अपना दौर गुजार चुका, जिसमें हमने देखा कि एग्रेसिव भी था, मुख्तलिफ तरह की जो है वो बातें भी सामने आई ट्रंप साहब के हवाले के ऊपर, कंट्रोवर्सीज का भी वो शिकार हुए। 2024 में वो कितने मुख्तलिफ होंगे कि जब उनकी कैंपेन भी मुख्तलिफ है। और मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर दूं कि 2016 में जब आपने मुस्लिम्स फॉर ट्रंप और जैसे जी आपने 6 फॉर ट्रंप किया था, तो लोग आपको दीवाना करते थे कि यार ये क्या ट्रंप के लिए दोनों जो है वो खड़े हो गए। और ट्रंप को मेरा ख्याल है कि शायद मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट दिया ही नहीं था। और अब आप देखें तो इस दफा मिशिगन से उन्होंने 80-85 हजार वोट लिए हैं जो मुसलमानों के वोट बताए जा रहे हैं। तो दोनों अदवार के ट्रंप में फर्क क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने पौधा लगाया था 2016 में, वो अब बड़ा होकर एक दरख्त बन चुका है। पहले 2016 में मुसलमान वोट सिर्फ 7% थे, 2020 में 20% और आज 52%। आज मुझे फख्र है इस चीज का कि मिशिगन के अंदर कई मसाजिद के इमाम जिन्होंने इंडोर्स किया, फिर डियरबॉर्न सिटी के मेयर ने इंडोर्स किया। वजह क्या है? उसकी वजह गाजा है। गाजा 39,000 मुसलमानों का कत्लेआम, जेनोसाइड। और फिर इससे भी बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंपेन खत्म करने वाले दिन पिट्सबर्ग के अंदर मुस्लिम्स ऑफ ट्रंप का नाम लिया और बल्कि ब्रैग किया उन्होंने कि मुझे आज मुसलमान भी सपोर्ट कर रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं आपको कोई ताल्लुक ही नहीं देखिए, आप जब पाकिस्तान से वापस आए तो आपके ऊपर बड़ी है इस हवाले से। कई अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे, जिनको मैं अक्सर लौंडा लपाड़ा कहता हूं, फारग हैं, उर्दू में ट्वीट करते हैं। अब मेरी ये गुजारिश ये होगी कि आज तक मेरा जो रिकॉर्ड है कि रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में मैं वाहिद पाकिस्तानी और वाहिद मुसलमान हूं जिसने स्पीच दी। इनॉग्रेशन पे मैंने स्पीच दी और 2020 में आई वाज पार्ट ऑफ द कैंपेन, और मेरा इंट्रोडक्शन विद माय पिक्चर इट वाज पार्ट ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप वेबसाइट। लेकिन मैं उस पर क्रेडिट चाहता नहीं हूं। मैं ये चंद बिगड़े हुए बच्चों की सर्टिफिकेशन मैं नहीं चाहता। डोनाल्ड ट्रंप साहब पीस का मैसेज दे रहे हैं, और इससे बढ़कर यह है कि मैं समझता हूं कि आप देखेंगे कि अरब अमेरिकन कोई ना कोई अपॉइंटमेंट भी होगी इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की चेंज मैं बताना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप 1.0 उस वक्त जंगें नहीं थी, उस वक्त पॉपुलर वोट नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इलेक्टोरल कॉलेज जीते थे उन्होंने। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे एक रेड सुनामी है, आज सपोर्ट की इंतहा है। आज इनके पास सेनेट है, हाउस है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी कंजर्वेटिव है, फुल पावर है, और अमेरिका के पास एपेटाइट है। अमेरिका चाहता है, चेंज होना चाहता है। आज लोगों ने खुला के मैंडेट दिया है कि वी नीड चेंज। हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, हम अमन की तरफ जाना चाहते हैं। जो 1.0 था वो इतना ज्यादा भरपूर एंथुसियाज्म इतना नहीं था, इतनी सपोर्ट इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं थी। आज पूरा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे खड़ा है। बिल्कुल ठीक है। मैं साजिद भी इख्तिताम आपसे करूंगा, बड़ा एक अहम सवाल मैंने पाकिस्तान से रेलिवेंट आपसे करना है। लेकिन जैसे जी जिस तरह से साजिद भाई बता रहे थे, इस तरीके से जब हम बात करेंगे हिंदुस्तान की, सिख्स की बात करेंगे, हिंदूज की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, बड़े सगीर की बात करेंगे, अपने खित्ते की बात करेंगे जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो आज आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 जो है ये उस खित्ते को कोई अहमियत देगा, देसी लोगों को कोई अहमियत देगा, इसके अलावा और इसके अंदर क्या बदलाव आएगा 2016 के मुकाबले? बिल्कुल देगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपने जैसे कहा कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को इतनी जरूरत नहीं थी सेक्स फॉर ट्रंप या मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की, पर वो ये सही नहीं है। 2016 में भी उनको बहुत जरूरत थी,
और वो उस टाइम हाँ हमारी कम्युनिटियों ने उनको साथ नहीं दिया, रिजेक्ट किया था, पर वो उन्होंने हमेशा कोशिश की कि मैं इन कम्युनिटी के साथ चलूं। और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद सबसे पहला दौरा ही उन्होंने सऊदी अरेबिया का किया था, जो कि बहुत बड़ा सिग्नल था पूरे दुनिया को कि मैं टेररिज्म के खिलाफ हूं, मैं इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं। जो लोगों ने साजिद तारर साहब की मेहनत रंग लाई इतने सालों की, जो लोगों ने अब देखा और परखा कि ये क्या असली डोनाल्ड ट्रंप कौन है। और मैं समझता हूं कि वो रीच आउट करते हैं, हमेशा से ही करते आए हैं। और इस बार जो उनका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ये है कि उन्होंने मौत को बहुत पास से देख लिया है। उनके कान के पास से छूती हुई गोली निकली, अगर वो चेहरा ना हिलाते तो शायद बिल्कुल। और वो जो पर्सपेक्टिव है वो इंसान को अंदर से बदल देता है। और उन्होंने इस बात को माना भी है कि उस इंसिडेंट के बाद मैं और समझता हूं कि मुझे अब ऊपर वाले ने बिल्कुल अमेरिका के लिए और यहाँ के लोगों के लिए रखा है। और मैं समझता हूँ कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ, जो इतनी क्लोजली गए, और उसके बाद जो उनके साथ जो वेपनाइजेशन हुआ है जो जस्टिस सिस्टम का, 109 उनके ऊपर काउंट्स लगाए गए, क्रिमिनल चार्जेस, उनको मग शॉट अरेस्ट करके मग शॉट लिए गए, उनके ऊपर 400 मिलियन के फाइन्स लगाए गए। लेकिन इस सब के बावजूद वो फाइट करके आज फिर से दोबारा प्रेसिडेंट बने। अंदर से भी वो चेंज है और उनका रिजॉल्व मजबूत है कि मैंने अमेरिका को, यहाँ के हर नागरिक को, बल्कि दुनिया में पीस की बात कर रहे हैं। मैं जैसी जो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, वो स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक नामों के साथ वो सवाल आपसे करना है। मैं आपसे इन जनरल ही समझना चाहता हूँ कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी दूसरे मुल्क पे किस कदर इन्फ्लुएंस कर सकती है। क्या किसी मुल्क में किसी जेल में बंद किसी शख्स को छुड़ाने के लिए अमेरिका इन्फ्लुएंस करता है, कर सकता है, करने की कोई ख्वाहिश रखता है? डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा करेंगे? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मैं आपसे एक जनरल सवाल कर रहा हूँ अमेरिका के कानून को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैं तारर साहब के साथ फिर स्पेसिफिक इसके ऊपर आऊंगा। ये कितना देखिए, अमेरिका ऐसा कोई कदम जब भी उठाएगा क्योंकि जब कोई अमेरिका के इंटरेस्ट में कोई चीज होगी। अमेरिका फर्स्ट को देख के अगर कोई भी जेल में है और उसकी वजह से अमेरिका को कुछ नुकसान हो रहा है तो ये कदम उठाएंगे। अगर किसी कोई जेल में है, वो किसी कंट्री का इंटरनल मामला है, तो उसमें अमेरिका फिर इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स होती हैं मुल्कों की आपस में, मुल्क अमेरिका का इंटरेस्ट उस शख्स के साथ हो सकता है कि जो इल्जाम लगाता हो अमेरिका पे कि उसकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई। एब्सोल्युटली नॉट का वो नारा लगाए। ठीक है कि वो यू टर्न पहले भी ले चुके हैं, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या अमेरिकन स्टेट ये इस बात को ठंडे पेटों हजम कर लेगी कि एक शख्स जिसने अपनी हुकूमत के बाद जाने के बाद सारा मलबा हम पे डाला और एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स मुल्क के अंदर पैदा किए और लोगों ने कहा हम कोई गुलाम तो नहीं, और इस तरह की तमाम चीजें हुई। एक तो वो पहलू के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक खास एग्रेशन के अंदर दोबारा से गई है और लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद, जिस तरह से होता नहीं है कि मेरा चाचा अगर जब वो वज़ीर-ए-आज़म है, मैं कहूँ कि यार मेरा, आप समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान में हमारा एक कल्चर है कि मेरा चाचा डीसी है, और जब थोड़े से बड़े हो जाए तो मेरा चाचा सीएम है, मेरा मामा सीएम है, और थोड़े से और बड़े हो जाते हैं मैंने तो वो जी मिनिस्टर है। तो ये पाकिस्तान का कल्चर है ना। तो ऐसा पाकिस्तान में एक फील आ रही है, वहां पे लोग कनेक्ट करके इसको देख रहे हैं। तो इन दोनों चीजों का सर जवाब दीजिए। देखिए, एक तो दो आपके पीटीआई के लीडर्स ने, एक बल्कि पीटीआई के लीडर हैं और एक मेरा ख्याल है पीटीआई को ज्वाइन करना चाहते हैं, और अपनी स्पेस बनाने के लिए उन्होंने एक बयान ऐसा दिया कि फिर एक कॉल आएगी तो वो छूट जाएंगे। मुशाहिद हुसैन साहब की बात कर रहा हूं, मैं बड़ी इज्जत उनकी करता हूं, इसलिए आप नाम लेकिन मैंने नाम आपने लेम कर, लेकिन उन्होंने शायद खबरों में रहने के लिए या पीटीआई को ज्वाइन करने के लिए आजकल वो लीडर बे पार्टी है। तो एक जो वकील साहब है उन्होंने कहा दोनों गलत हैं। मैं ये इसकी मिसाल देना चाहूंगा, माइकल कोगलमैन एक बहुत बड़ा नाम है और एक थिंक टैंक वॉशिंगटन डीसी के अंदर उसके साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि व्हाइट हाउस में बुलाया गया था, उसके नीचे उनको गालियां दी जा रही देनी चाहिए भाई। गालियां तो ट्रेडमार्क है इस पार्टी का, ठीक है। गालियां जितनी बड़ी गालियां देंगे उतनी बड़ी मिनिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। और इनका ये हल्का कोई नहीं है, हल्का इनका सिर्फ इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब है, और वो भी जो है लौंडे लपाड़े बाहर बैठे हैं, कागजी शेर है।
तारा साहब आप क्लोज हमने करना है तो आखिरी 3-4 मिनट में जाऊंगा, आप तफसील के साथ। माइकल कुगलमैन साहब ने कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान को प्रोटोकॉल दिया था सिर्फ इस वजह से कि अफगानिस्तान से इनखला के लिए सपोर्ट की जरूरत थी, इससे आगे बात नहीं थी। आगे फुल स्टॉप है, आगे फुल स्टॉप है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं गारंटी कर देता हूं, उन्हें पता ही नहीं क्रिकेट क्या है। उनकी बला से किसी के बाल अच्छे हों, कोई डेली बेस पे फेशियल कराता हो, कोई डेली बेस पे चिया सीड खाता हो, कोकोनट पानी पीता हो, कोई ट्रेडमिल पे दौड़, उनकी बला से। उनके टेबल पर जंगे हैं भाईजान, उनकी टेबल के ऊपर अमेरिका है, अमेरिका फर्स्ट है, उनकी टेबल के ऊपर अटियाला जेल लिखी ही नहीं है। पता नहीं किस ट्रक की पत्ती के पीछे लगा रहे हैं लोगों को। इनको बार बार मैं कहता हूं 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। श्योरिटी मिली थी उनसे, जब हम कैंपेन के दौरान कुछ पाकिस्तानी मिले थे तो ट्रंप साहब ने कहा था कि हाँ जी मैं बिल्कुल इस बात को देखूंगा, ऐसा श्योरिटी। मैं पूछूंगा फिर ये किस तरह इस तरह होता है। कुछ 2-4 दोस्त मेरे भी पाकिस्तान जेल में है, मैंने भी छुड़ाना है उनको। कोई श्योरिटी नहीं हो सकती किस तरह हो सकती? अच्छा, आप तो ट्रंप की कैंपेन देख भी चुके हैं ना 2016 वाली, तो क्या कैंपेन्स के दौरान इस तरह से कम्युनिटीज से वादे होते हैं कि आपके मुल्कों में? देखिए, लॉबी करके इन्होंने जोर लगाया है तो क्या निकला उसमें से? इंसानी हकूक और जमहूरियत को प्रमोट करेंगे। उसमें नाम है किसी का 804 का? नहीं। तो फिर ये क्या गलत क्यों बयान कर रहे हैं? लॉबी किस तरह से काम करती है जैसी जी? मैं थोड़ा सा, मुझे अगर इस पे गाइड कर दें। देखिए, यहाँ पे अमेरिका में एक सिस्टम है कि आप लीगली यहाँ पे लॉबिस्ट हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, और वो जाके फिर जो आपके सेनेटर्स हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, उनके साथ जाके लॉबी करते हैं कि आप थोड़ा ये बयान दे दीजिए, हम आपकी कैंपेन में ये कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये लीगल तरीके से। हाँ, मैक्सिमम अगर डॉलरों की बारिश जारी रही, शायद 1 या 2 ट्वीट आ जाए, इससे आगे नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट कर सकते हैं शायद, वो भी डिपेंड करता है कि अपने मसाइल 100 दिन अपने पूरे करने के बाद अगर उनको टाइम मिला और बहुत ज्यादा को प्रेशर, डॉलर और तमाशे। एक बंदे ने तो कहा है मैं इंग्लैंड से यहां आऊंगा इनसे मिलने के लिए, जुल्फी बुखारी साहब। हाँ, उन्होंने टिकट भी ले लिया वहां। नहीं, वो तस्दीक भी आ रही है, तस्दीक भी आ रही है, ये मेरा ख्याल है कि मैसेज चलेगा। अगर मिलियंस बिलियंस के हिसाब से बारिश रही तो हो सकता है 1 या 2 ट्वीट आ जाए, इससे आगे गेम नहीं जाएगी। कोई जो छुड़वाने की बात नहीं होगी। रेमंड डेविस की, देखिए, आज मैं बहुत खुश हूं, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हमारे आर्मी चीफ साहब की मुलाकात मोहम्मद बिन सुलमान से हुई है, इशारा ही इनके लिए काफी है कि इतनी बात आसान नहीं। सऊदी अरब के साथ अलायंस रखेगा डोनाल्ड ट्रंप। MBS जो है, दे हैव अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप विद द डोनाल्ड ट्रंप एंड विद अमेरिका। ठीक, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे दोस्तों के दोस्त जो हैं वो बहुत रोल अदा करें, हमारी मदद भी कर सकते हैं, रोल भी अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से याद चाहूंगा, साजिद तारड़ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। सर, आप यहाँ पर वहां भी वक्त दिया था, आपने यहाँ भी वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ भी वक्त दिया, वहां भी वक्त दिया। आपके ऑफिस में बैठ के हम जब पाकिस्तानियों तक वो तमाम बयानियां पहुंचाने की कोशिश करते भी रहे, कर भी रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। नाज़रीन, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।